हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त सवालात का अंबार है और जवाबात का फुकदान है। इस वक्त मुल्क के हालात कुछ इसी तरह से हैं। अगर हम बात करें या किसी जगह पर जाएं या किसी से बात हो रही हो, इवन तो सोशल मीडिया का जिक्र किया जाए, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र किया जाए, तो दीगर हलकों का जिक्र किया जाए, तो सबसे पहले सवाल ये होते हैं कि क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? क्या वज़ीर आज़म घर जाएंगे? क्या इन हाउस चेंज होगा? अगर होगा तो उसका अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? क्या अपोजिशन का पहला हदफ चेयरमैन सेनेट भी हो सकते हैं? फिर अगर इत्तेहादियों के हवाले से बात आती है तो क्या इत्तेहादी गवर्नमेंट का साथ वाकई छोड़ने जा रहे हैं, और अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट का साथ छोड़ देते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होगी और गवर्नमेंट किस तरह से अपने पैरों पे खड़ी रह सकेगी? जब बात अपोजिशन की आती है तो इतने ही सवालात अपोजिशन के रोल पर भी हमें नज़र आते हैं कि अपोजिशन में वाकई जो अदम एतमाद की फ़िज़ा थी वो ख़त्म हो गई है, एक दूसरे पर एतमाद कर रहे हैं, फ़ैसलों पे, इनके मौक़िफ़ पे सबका कंसेंसस डेवलप है, और वो करने क्या जा रही है? क्या हुकूमत को घर भेजेगी, वज़ीर आज़म को घर भेजेगी, या अभी कुछ टेस्ट केस के तौर पर चेयरमैन सेनेट उनका अगला हदफ होंगे? बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। कमर ज़बान कायरा साहब, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वसीम अख्तर साहब, फॉर्मर मेयर कराची, फॉर्मर होम मिनिस्टर, MQM के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। शौकत यूसुफजई साहब, मिनिस्टर लेबर एंड कल्चर, खैबर पख्तूनख्वा, MPA PTI के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो बात का आगाज़ कायरा साहब आपसे किए लेती हूँ कि हुकूमत जाएगी नहीं जाएगी, जिन सवालात का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, उन सवालात में से कितनों के जवाबात आपके पास हैं? मेरा ख्याल है आपने बहुत सारे सवाल रेज किए। आप जिस सवाल से का जवाब मुझसे पूछना चाहते हैं रिपीट करें, मैं उसका जवाब देता जाता हूँ। चलें, मैं पहले अपोजिशन से आ जाती हूँ। सर, अपोजिशन में जब आपकी PDM बनी, ख्वाजा आसिफ साहब ने फौरी तौर पर एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि वो आसिफ अली ज़रदारी पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। उससे पहले भी आपका भी एक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले भी आया कि PMLN अपने राब्ते शाब्ते ये वो इधर उधर ख़त्म करे। राब्ते तो खैर किसी के ख़त्म नहीं होते। क्या अपोजिशन तमाम पार्टीज़ में एतमाद की फ़िज़ा 100% बहाल हो चुकी है? देखिए, हम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो इंडिपेंडेंट अपने अपने तौर पे जमातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो अपनी अपनी क़यादत के साथ है, और कल भी हमने अपने अपने मैनिफेस्टोज के तहत इलेक्शन लड़ने हैं। लिहाजा ये कहना कि हम बिल्कुल को आपस में बिल्कुल एक राय पे आ गए हैं, ऐसा नहीं है। या हमारे मंशूर एक हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ, इस गवर्नमेंट के बारे में हमारा जो हम ख्याल जमातें थी, हमारा ये ख्याल था और है कि इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के मसाइल में बेपनाह इजाफा कर दिया है। दिन ब दिन मसाइल और उलझते जा रहे हैं, और अब तो इनके इत्तेहादी भी उनसे राजी नहीं है। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हमने किया, उन पे कुछ पे उनके इत्तेहादियों ने उनका साथ दिया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन पे भी यह हो गया। इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर होने वाली तब्दीलियां हो, लेजिस्लेशन हो, बाकी इशूज हो, तो वो तो हमें अब पाकिस्तान के लोगों की आवाज भी सुन रहे हैं कि जो उनका हालात बने हैं। सो हमारा आपस में सर हुकूमत के खिलाफ इसको घर भेज के कट हुआ था, और उस हद तक आज भी है। हम आज भी ऐवान के अंदर, पार्लियामान में या सूबाई असम्बलियों में जहां जहां जरूरत है हम इकट्ठे होते हैं। जहां तक असम्बलियों के बाहर नहीं, मेरा सवाल माजरत के साथ कायरा साहब, माजरत के साथ, मैं किसी आपके इत्तेहाद की बात नहीं करी थी, आपकी किसी मैनिफेस्टो एक होने की भी बात नहीं करी थी, किसी इलेक्टोरल अलायंस की भी बात नहीं करी थी। मैं सिर्फ सिंपल सा सवाल कर रही हूँ कि आपका एक अदम एतमाद की फ़िज़ा जो PDM में हमने देखी एक दूसरे के अंदर, वो ख़त्म हो गई है? आप तमाम अपोजिशन जमातें एक दूसरे पर एतबार कर रही हैं, एतमाद डेवलप हो गया है? मैं उसी का जवाब दे रहा था। मैं आपका सवाल समझ गया था, उसी का जवाब दे रहा था कि हमारा आपस में कोई ठीक है, एब्सोल्यूट किस्म थोड़ा घुमा के दे रहे थे।
मैं घुमा के नहीं दे रहा था। मैं थोड़ा स्ट्रेट जा रही थी, आप थोड़ा सा अच्छा चले। आपने सवाल ठीक है, किया, आपने इत्तेहादियों की भी बात की है ना। अगर हिसाब का जब सवाल हो तो 2 + 2 4 हो जाएगा, लेकिन जब आपने मुझसे पूछा तो बिल्कुल ठीक सर। मुझे एलेबोरेट करना पड़ा कि हमारा आपस में क्या ताल्लुक है और हम कितने इकट्ठे थे। उस पे हम आज भी इकट्ठे हैं, और जो पीडीएम के फोरम पे हम इकट्ठे हुए थे उस पे हम इकट्ठे नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह मौजूद। पीडीएम के फोरम पे जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आज भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद है। वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर? पीडीएम के फोरम पे हमारे साथ शाहिद खाकान साहब ने बड़ा तौहीन-आमेज़ रवैया इख्तियार करते हुए हमें शोकॉज़ दिया था, जो बिल्कुल इल्लीगल बल्कि गैर इखलाकी तौर पे दिया था, और उसको हमने बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंका, और हम समझते हैं वो ज़्यादती थी। हमने कहा था कि अगर हमें अपने साथियों के साथ इकट्ठे होकर चलना है तो फिर एक दूसरे की राय का एहतराम भी करना होगा और एक दूसरे का शख्सी एहतराम, जमातों का भी एहतराम करना होगा। लिहाजा उनके उस नोटिस पे पीडीएम में वापसी की जो अपोजिशन की ख्वाहिश है वो उस सूरत में मुमकिन होगी कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी बहैसियत जनरल सेक्रेटरी पीडीएम वो शोकॉज नोटिस वापस लें। जी यही हमने कहा था कि एएनपी को राजी करें, शोकॉज नोटिस वापस लेके माजूद करें। ठीक है वसीम अख्तर साहब, आपका तो मसला ये है कि एमक्यूएम की जब बात है, भाई आपने कहा कि जी पे या इलेक्टोरल रिफॉर्म पे हमें एतमाद में नहीं लिया गया, मुशावरत में हमें एतमाद में नहीं लेते। कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के वजीर कानून फ़रोग नसीम ने इसको बिल का मुसव्वदा ड्राफ्ट किया। इसी जमात के दूसरे वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तकनीकी उमूर देख रहे हैं। तो फिर ये आपका एतराज़ बिल्कुल बिला जवाज़ है। अब आप क्या कहते हैं इस पे? पहली बात तो मैं फवाद साहब की इन कमेंट्स को टोटली डिनाई करता हूं। ऐसी बात नहीं है। फ़रोग नसीम साहब कैबिनेट के मेंबर हैं, लीगल अफेयर्स को देखते हैं, मातहत हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो भी किचन कैबिनेट है वो एक पॉलिसी बनाती है और उसकी ड्राफ्टिंग जाहिर है मिनिस्ट्री में जाएगी लीगल अफेयर्स की, और फ़रोग नसीम साहब उसको ड्राफ्ट भी करेंगे, तो इसमें तो मैं एग्री करता हूं, यहां तक तो ठीक है। अमीन साहब ओवरसीज की इलेक्टोरल प्रोसेस को देखते हैं, नथिंग टू डू विद ईवीएम मशीन्स। और अगर वो ये देखते भी हैं, अगेन वो पीएम के मातहत हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं। हम बात कर रही है क्यादत। आज क्यादत एमक्यूएम की पीटीआई की क्यादत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। आप जो भी चीजें ड्राफ्ट करके ले आए, कम से कम आप अपने कोलिशन पार्टनर से मशावरत तो करेंगे ना। गलती तो कोई भी मिनिस्टर भी कर सकता है, मगर पार्टी पॉलिसी, हम अलग पार्टी हैं एक, हम देखते हैं कि हम अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हैं ईवीएम से। हमारे सवालात हैं, वो सवालात के जवाब, हम अगेंस्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, साफ और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क में, कभी भी जो नहीं हुए। तो हम तो चाहते हैं हमारा वोट जो है वो सही काउंट हो, मगर तरीकेकार तो वजह किया जाए, हमारे सवालात खदशात का तो जवाब दिया जाए, ऑपोजिशन के भी खदशात होंगे उनके भी जवाब दिए जाएं। यही बात पूछ लेते हैं ना शौकत यूसुफ साहब, जल्दी किस बात, अपोजिशन से आप हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, लेकिन इत्तेहादी तो आपके साथ हैं, आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ खड़े हैं, अच्छे बुरे वक्तों के साथी हैं, इनसे भी मुशावरत नहीं, मतलब ये कौन सा रवैया है? रहमान रहीम, देखें मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ, और इत्तेहादी जो होते हैं ज़ाहिर है उनके साथ मिलकर हुकूमत चलाना होता है। हमारे पिछले जो 5 साल थे उसमें हमारे 2-3 इत्तेहादी थे। आपको पता है हमारी बड़ी कम अक्सरियत थी, 5 साल हमने पूरे किए, और उन इत्तेहादियों को कभी एक तरफ गिरता कभी दूसरी तरफ गिरता, उनको उठा के, लेकिन साथ लेकर चलते रहे 5 साल, हम उनको साथ लेकर चलते रहे। अब देखें ये बिल्कुल इनका जायज़ मुतालबा है, मैं इसके साथ इत्तेफाक करें एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कि हमारे इत्तेहादी है, बिल्कुल इनको एतमाद में लेना चाहिए। और ये जो मौखर किया गया इसका मेन मकसद भी ये था
कि इनके साथ मुशावरत कर ली जाए। देखिए कोई भी मुखालिफ नहीं है, क्यों नहीं सिवाय की थी? अपोजिशन के। क्यों नहीं की थी? देखिए मुझे नहीं पता है क्यों किए नहीं किए, किस लेवल पे हुई है, लेकिन अगर ये सारे सेटिस्फाइड नहीं है तो ये इनका हक है। मैं तो इसके साथ मैं इनके हक को डिनाई नहीं कर रहा। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है ना, तो वो इसलिए नहीं कि उनके साथ मुशावरत नहीं की गई, वो तो बिल्कुल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि शफाफ इलेक्शन के लिए कोई राय हमवार हो जाए इस मुल्क के अंदर। ये जो सारे इकट्ठे हो गए, आप चंद दिनों पहले कायरा साहब तो मेरे लिए बड़े मोहतरम है माशाल्लाह, इन खुद ये क्या फरमाते थे नून लीग के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या फरमाया था पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें दो एक महीने के अंदर अंदर फिर वापस वो सारी चीज़ें ठीक होगी, इस तरह नहीं है। जब भी इनके मफादात को जिक्र पड़ता है ना, मुश्तरका मफादात जो होते हैं, तो वो उसके लिए फिर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि वो शफाफ इंतखाबात ना होना है, और इसलिए उंगलियां उठती है। 71 के बाद आप देखें कोई भी इलेक्शन हो, वो उस पर वो चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन वो एकदम उंगलियां उठने शुरू हो जाती है कि जी धांधली हुई। अब तरीका क्या है? जो मौजूदा सिस्टम के तहत हम चले आ रहे हैं, क्या यह निज़ाम दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो बस ठीक है, फिर तो सब कह देंगे जी दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त नहीं है तो हमने इस्लाहात तो लाने हैं ना। तो अगर पिछली गवर्नमेंट 2/3 अक्सरियत के साथ वो अक्सरियत नहीं ला सके तो इस हुकूमत को छोड़ दे जिनके पास अक्सरियत कम है, लेकिन कोशिश जरूर कर रही है कि इस्लाहात लेकर आए ताकि आइंदा इंतखाबात जो है वो मुतनाज़ा ना हो, बेहतरी लाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल। और ये भी अच्छा, वैसे तो ये भी हुकूमत ने कहा है, तश्कील दी थी वैसे हुकूमत ने जी वैसे हुकूमत ने ये भी कहा है। जी आप बोले। मैं ये आप बोल रहे सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने हुकूमत ने तो यहाँ तक कहा है कि चलो ठीक है, आप हमारे इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे, आप अपना कोई मुसविदा ला कर दे दें कि जी किस तरह बेहतरी ला सके इंतखाबात के अंदर। ओके फाइन। कायरा साहब, मेरा ख्याल है जो स्पीकर कौमी असम्बली ने जो खत लिखा था अपोजिशन लीडर को, आज उसका जवाब भी दे दिया गया, जो आपकी स्टीयरिंग कमेटी की हुई कि जी जो कमेटी तश्कील दी गई थी स्पीकर की जानिब से पहले, जो जिसमें हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस से दोनों से लोग थे, उसमें ये मामला डिस्कस किया जाए, ऐसे ही है सर? जी मेरी इतला के मुताबिक भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं पार्लियामान का इस वक्त मेंबर नहीं हूं, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, मुझे उसकी डिटेल्स का नहीं पता। लेकिन एक गुजारिश कर दूं, यूसुफ जई साहब हमारे भाई हैं। जब इस इलेक्शन के फौरी बाद हमने कहा कि ये मैनेज्ड इलेक्शन है, ये सेलेक्टर्स के इलेक्शन है, मुस्लिम लीग ने भी इस पे एतराज किए, JUI ने भी एतराज किए, आज अपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं उन्होंने एतराज किए, बल्कि वसीम अख्तर साहब की जमात ने भी इस पे एतराज किया इलेक्शन की शफाफियत पे। तो उस वक्त PTI का तकाजा और उनका क्लेम ये था कि ये इलेक्शन तो बिल्कुल शफाफ हुए हैं, बिल्कुल ठीक हुए हैं। और आज शौकत साहब फरमा रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। ओके, हमारा क्लेम तो और है, इनका क्लेम और है। अब सवाल यह है कि उसको ठीक करने के लिए क्या तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कानून ऐसा है कि ये किसी एक जमात ने, भले उसकी अक्सरियत 2/3 की भी हो, वो अकेले अपने तौर पे अपनी अददी बर्तरी की बुनियाद पे वो कानून नहीं बनाएगी, बल्कि इलेक्शन कमीशन के अंदर तमाम जमातें, वो स्टेक होल्डर है, वो मशावरत करके वो कानून साजी प्रपोज करेंगी। अल्टीमेटली पास तो वो पार्लियामान ने करनी है, उसकी रोक पलक पार्लियामान ने दुरुस्त करनी है, लेकिन उस पर सारी जमातों की मशावरत। उसके अलावा कोई कानून साजी सिर्फ अददी बर्तरी की बुनियाद पे अगर की जाए तो उसको जमातें अपोज करती हैं। कल भी हम इसके लिए हाजिर थे, आज भी हम हाजिर हैं कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और आपका इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारी इस्तेदाद नहीं है, इस वक्त हम ये काम नहीं कर सकते, और जिन मुल्कों के अंदर ये कामयाबी से चल रहा है निज़ाम, वहां बहुत अरसा लगा है, ग्रेजुअली हमने फेज वाइज उन ममालिक ने भी किया है, और कुछ छोटे ममालिक के अंदर ये कामयाबी से चला, वहां पे भी इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। लेकिन ठीक है तो पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत के इत्तेहादी जमात मुतरज़ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मसला ये है, देखिए दो चीजें हैं ना,
एक तो कानून साजी को लेकर है जो कि असेंबली में बिल पेश होने हैं, कानून साजी में हुकूमत को सपोर्ट करना है या हुकूमत को नहीं सपोर्ट करना, लेकिन दूसरा एक और पहलू है, वो मैं वसीम अख्तर साहब से पूछूंगी कि जो बात ये हो रही है कि शौकत यूसुफ सही साहब कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होते। MQM समेत तमाम जमातों ने ये बात की कि 2018 के रकीब में MQM की तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि जी कराची से ज़बरदस्ती की PTI को सीट्स मिल गई हैं। इस पर भी ज़रा ब्रेक ले लेती हूँ, वसीम अख्तर साहब से बात करती हूँ और दीगर क्या गवर्नेंस और महंगाई के मामला पर अपोजिशन क्या सोचे बैठी है और उस पर भी क्या इत्तेहाद हुकूमत के साथ है उनकी नाअहलियों पर या अपोजिशन के साथ है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वसीम अख्तर साहब, रिजर्वेशंस तो आपकी भी थी कि 2018 का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर आपने चुप साधी क्यों रही और चुप भी ऐसी साधी कि जिसको कहते हैं कि जी एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना होने की सूरत में भी जो हुकूमत आई उसी का साथ भी देते रहे। देखें, देखना होता है सियासत में भी ऑप्शंस। अब MQM जिस दौर से गुजर रही है, जिन हालात से गुजर रही है, बल्कि उसमें एक तो इलेक्शन आप भी कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि मेरी सीटें मुझसे छीनी गई हैं। ये डे 1 से कह रहा हूं, एग्रीमेंट होने से पहले से, और एग्रीमेंट जब हुआ था PTI से तो वहां भी रखी थी कि रिकाउंटिंग में आ जाएं। हमारी PM साहब से रिक्वेस्ट रही है कि कुछ सीटों पे, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे रिकाउंटिंग करा लें। तो खैर वो मामला तो चल ही रहा था। फिर एक और पहाड़ टूटा हम पे कि कराची को आधा गिन दिया गया, वो फैसला भी सामने आया। तो हम पे तो पे दर पे इस शहर पे तो वार होते चले आ रहे हैं, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। तो उसके साथ साथ फिर ये एग्रीमेंट हमने PTI से किया। फिर वही वाली बात आएगी, इन द लार्जर इंटरेस्ट बड़े काम होते हैं इस मुल्क में। हमने भी जमहूरियत को बचाने के लिए एक कड़वा घूंट पिया है। हमने अपनी जो सीटें गई हैं हमसे, उसके बावजूद हम 3 साल गुजार चुके हैं PTI के साथ, मगर हमने आज तक अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है तो हमने PM साहब के कमरे में मीटिंग के दौरान किया है। और बहुत सारे इश्यूज हैं, सिर्फ EVM नहीं है। मगर जब EVM का मामला आया तो फिर ये चीजें बाहर आईं। आज हम मीडिया में भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, डे 1 से कर रहे हैं। वो दूसरे इश्यूज हैं, मगर वो दूसरे इश्यूज मुझे पूछने हैं ना, वही दूसरे इश्यूज पूछने हैं, क्योंकि EVM या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो बज़ाहिर वो मामला है जो नजर आ रहा है, पसे पर्दा कौन से मामलात हैं वो जानने। लेकिन आपने कहा कि जमहूरियत को बचाने के लिए, तो क्या मैं उससे ये समझूं कि आपकी 7 सीट्स अगर हुकूमत के पास नहीं होती तो जमहूरियत डिरेल हो जाती? देखें, जिन हालात में मुल्क था, है आज, रीजन एंड सारी चीजें देख लें तो हमारे पास यही ऑप्शन था। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी है ना, हमारा पीपल्स पार्टी के साथ का भी एक्सपीरियंस है, PMLN का भी एक्सपीरियंस है। तो हमारे लिए यही ऑप्शन समझ में आता था कि PTI एक नई जमात है, एक मैनिफेस्टो लेके आई है। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान के साथ साथ कराची के मसाइल भी हल होंगे। मगर अफसोस के 3 साल गुजर गए हैं, कुछ नहीं हुआ। तो हम तो आज भी उस पे इस तरह से आवाज नहीं बुलंद कर रहे, मगर ये सर पे आ जाए कोई बात, ऑन 11th आवर आपको बोला जाए कि EVM की मशीनें फैसला दें, ऐसे नहीं होता है। आपके ऊपर हमने सवालात रखे EVM मशीन के हवाले से, उसके जवाब चाहिए मुझे। चलें, अच्छी बात है, आपको उसके जवाब देने चाहिए, इत्तेहादियों को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन जो पसे पर्दा दीगर मामलात हैं उन पे भी ज़रा सवाल करूंगी। उससे पहले शौकत यूसुफ सही साहब, एक तो ये हो गया ना कि जो इजलास आपने मुश्तरका बुलाया उस पर आपको 2 बिलों पे शिकस्त हो गई। मुश्तरका इजलास जो आपने EVM पे या इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बुलाना था, जो प्लान किया हुआ था, वो आपको पोस्टपोन करना पड़ा। सर ये तो चलो वहाँ के मामलात हैं, पार्लिमानी मामलात हैं, आज करना पड़ा, कल शायद आप कर दें, अभी मना रहे हो अपने लोगों को, हो भी रहा है। लेकिन गवर्नेंस के जो मामलात हैं, जो महंगाई के मामलात हैं, जो दीगर मामलात हैं, सर उनको किस तरह से, अवाम को कैसे मनाने का सोचा हुआ है? अवाम बेपरी भी है। देखिए, नो डाउट कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस महंगाई की वजह से प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं, जो एहसास प्रोग्राम, राशन प्रोग्राम शुरू किया है, मुख्तलिफ
सब्सिडी देने की बात की गई है, वो इसीलिए दे रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर महंगाई आई और चूंकि हुकूमत नाकाम है इसलिए महंगाई है, इस तरह नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हम इम्पोर्ट करते हैं, जिस तरह पाम ऑयल है, मलेशिया से आता था 500 पर मेट्रिक टन आता था डॉलर, और वो अब $1600 पे आ रहा है। इसी तरह अगर आप तेल देखें 45 रुपये बैरल डॉलर आता था, अब वो 85 रुपये बैरल आता है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर की वजह से जो आलमी मार्केट के अंदर जो महंगाई आई है उसका मुतासर होना पाकिस्तान का लाजमी है, क्यों हम दुनिया से तो अलग थलग रह नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महंगाई हुई है उसको हम तोड़ निकाल रहे हैं, उसकी सब्सिडी भी देने की कोशिश हो रही है। अब चीनी को आप देखें 140-50 तक पहुंचा, अब अल्लाह की वजह से 90 रुपये पे हम लेकर आ गए हैं। इसी तरह जब मार्केट में चीज़ें आएगी, सब्सिडाइज चीज़ें आएंगी, तो लोग ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि कोई भी चीज़ आप कहें ना आप, तो ये इसके लिए सख्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अभी हमने तमाम जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी कह दिया गया है, और हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, और ठीक ठाक वो कर रहे हैं, इस पे एक्शन लिया जा रहा है, और उससे इंशाल्लाह बेहतरी की तवक्को है। मगर ये देखें कि अगर सपोज इस वक्त मुल्क मुश्किल के अंदर है, जो कोरोना की जो सूरत-ए-हाल रही है उसने तो कोई हमारी मईशत तो नहीं तबाह की है ना, पूरी दुनिया की मईशत तबाह की है। पूरी उससे दुनिया क्या में ये फायदा उठाना हाल थी, पाकिस्तान में तो वो थी ही नहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हम तो स्मार्ट या अगली जो भी लॉकडाउन था निकल गए, ज्यादा हो जाती तो क्या होता। देखिए नादिया, ये भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना इस हुकूमत को कि मैनेज किया गया ना। अगर देखें हमारे पड़ोस मैनेज तो कर रहे हैं, जिस तरह देखिए वो मैनेज हुआ है उसको मानना पड़ेगा। वो लीडरशिप थी यही अपोजिशन भी कह रही है वो ठीक है। अब अपोजिशन देखें, अब क्या महंगाई की जो सूरत हाल है जो आलमी, क्या अपोजिशन इसीलिए बैठी कि शोर मशोर करके जी हम चलो हुकूमत चली जाए, मैं आपको सपोज कह दूं, तो क्या ये महंगाई खत्म कर देंगे? तो और मुश्किलात, यही सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मुश्किलात बढ़ेंगी तो क्यों? ये कैसी जमहूरियत है कि वो अपोजिशन से इसलिए बैठी है कि आवाम के लिए मुश्किलात और बढ़ा। कायरा साहब, हुकूमत चली जाएगी तो क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? शौकत यूसुफजई साहब का सवाल है। नादिया, सवाल ये है, एक तो ये कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। आलमी मंडी में जब हम गवर्नमेंट में आए थे 2008 में, तो बहुत बड़ा बहरान आया था जिसने कई मुल्कों की मईशतें बिठा दी थी, और उसके बावजूद हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई थी। उसने हमारे दौर में $46 बैरल से $142 बैरल तेल हो गया था। हमने सारा तेल की कीमतें पास ऑन नहीं की थी, और हमारे दौर में कर्जा 6000 अरब बढ़ा था, इनके दौर में 16000 अरब बढ़ा है पाकिस्तान का इंटरनल डेट। इसी तरह चले, ये तो चले हो गया, फिर भी इनका एक जवाब है कि जी बाहर से चीजें आती हैं तो चीज महंगा हो गया। चीनी का रेट 70 रुपए हुआ इसी साल में 70 रुपए रेट हुआ, तो शोर हुआ। वजीर आजम साहब ने कहा ये तो कार्टेल है जो चीनी का रेट बढ़ा के डाका मार गया है और 150-200 अरब रुपए खा गया। उस पर कमीशन बना, और जब वजीर आजम ने कमीशन बनाया, ये कोई हमारा मुतालबा नहीं था, एट इज ओन उन्होंने कमीशन बनाया कि हम इसका रेट कम करेंगे। सो पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि 70 रुपए से कम में चीनी बिकनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ना कमीशन की फाइंडिंग में किसी बंदे को सजा हुई, ना चीनी का रेट ही कम हुआ, उल्टा 150 तक चीनी चली गई और लोगों ने करोड़ों अरबों की दिहाड़ियां लगा ली। आज मैं पूछता हूं इस हुकूमत से कि जो चीनी 70 रुपए से कम में कास्ट हुई थी, आपकी बदौलत आप कहते हैं मुल्क में है भी काफी पड़ी, स्टॉक भी बड़ा है, नई चीनी नहीं आई, महंगाई का कोई सबब नहीं है ना, ये इंपोर्ट भी नहीं आपने करनी कि आपको, ठीक है। तो फिर क्यों? चले ये मामला तो हैं, अब इनसे निपटा कैसे जाएगा? एक मिनट इस पे बात करनी पड़ेगी। मैं जी सर, इसी तरह आटा है, आटा भी, गंदम की फसल तो आ गई थी पिछले साल, यानी पिछले साल की गंदम आ चुकी है, और आपके पास स्टॉक्स भी मौजूद है, मार्केट में गंदम भी मौजूद है, शॉर्टेज भी नहीं है, और उसका जो रेट 1000 रुपया निकला था, अगर आज 1400 में बिक रहा है, या 800 वाला थैला आज अगर 1200, 1300, 1400 में बिक रहा है, 1600 में बिक रहा है, तो ये शेयर किस्म की मिसमैनेजमेंट है, वरना क्या वजह हो सकती है? ओके, इससे पहले हुकूमतें थी। ठीक है, फिर डॉलर के रेट में भी फर्क है ना, जब आपकी इंटरनेशनल बैरल प्राइसेस बढ़ी थी तो उससे डॉलर रेट बड़ा कम था, लेकिन अभी डॉलर रेट बढ़ा है, अब वो भी आए तो जाहिर है उसका भी डिस्क्रेडिट गवर्नमेंट को ही जाता है।
वसीम अख्तर साहब, ये मसाइल अपनी जगह हैं, महंगाई के मसाइल शदीद मसाइल हैं, मिस गवर्नेंस के मसाइल शदीद मसाइल हैं, लेकिन आपके क्या मसाइल हैं जो आप कह रहे हैं ईवीएम के अलावा भी पसे पर्दा बहुत सारे मामलात हैं? वो जरा मामलात आज खुल के बताएं ना सर। नादिया, पसे पर्दा तो कुछ नहीं बचा है, अब किसी का भी कोई पसे पर्दा नहीं है। किसी भी सियासी जमात को उठा के देख लें आप, सबके सामने है। हमारा भी ऐसा ही है। हम डे वन से मुख्तलिफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं पीएम साहब के सामने, मगर 3 साल से आज तक उसमें कोई खातिर खा डेवलपमेंट नहीं हुई। हम एक कोलिशन पार्टनर हैं और सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं पीटीआई के। पीटीआई की क़यादत को खास नजर करम रखनी चाहिए एमक्यूएम पे, जो कि नहीं रखी जाती। सर 7 सीट्स पे 2 वजीर आपको मिले हुए, इससे ज्यादा नजर करम आपको क्या चाहिए सर? वजारत का शौक नहीं है हमें, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, सियासी जमातें भी जानती हैं। मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारे जो गवर्नमेंट के ऑपोजिशन की जमातें हैं, उनके सारे मुल्क में दफातर खुले हुए हैं, हमारे दफातर बंद हैं। हमने पीएम साहब से कहा कि हमें भी, हम सियासी जमात हैं, हम बैंड आउटफिट नहीं है, हमें भी स्पेस मिलना चाहिए सियासी। हमें जमहूरियत पसंद जमात है, हमारा एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में, 35 हमारा एक एक्सपीरियंस है। हम पीपल्स पार्टी की कई हुकूमतों को दवाम पे लेके आए हैं। हम पीएमएल-एन के लोगों को वजीर आजम बनाते रहे हैं। तो हमारे इस किरदार को रोका ना जाए, आगे बढ़ने दिया जाए। तो ये हमने पीएम साहब के सामने बारहा रखा। हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, हमारे लोग जेलों में झूठे केसेस में। ठीक है, मैं समझ गई। मैं मुख्तसर सा सवाल कोशिश कीजिएगा, मुख्तसर सा जवाब, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या आगे आने वाले दिनों में लेजिस्लेशन में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना मशरूत होगा इस चीज से कि एमक्यूएम के ऑफिसेस खोले जाएं और उनके लोगों पे जो अगर गलत केसेस हैं तो वो खत्म किए जाएं? देखें, मैंने कहा ना, हम 3 साल से इस बात को वो कर रहे हैं। अगर हम ब्लैकमेलिंग या प्रेशर टैक्टिक्स करें तो उसका रिजल्ट बेहतर नहीं निकलेगा हमारे मुल्क के लिए। हम एक जमहूरियत पसंद जमात हैं, उसी तरह से हम अपने कोलिशन को डील कर रहे हैं और हम अपने जायज बातें कर रहे हैं। आज पूरा मुल्क कह रहा है कि अगर टीएलपी जैसे कलअदम थी, खत्म कर दिया गया, बड़ी अच्छी बात है, खून खराबे से बचा गया, हम भी खुशाइन कहते हैं इसको। तो हमने क्या गुनाह किया है, हमारे साथ क्यों इस तरह से सलूक कर रही है गवर्नमेंट? ठीक है, ब्रेक ले लेती हूं। हम कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कर रहे। ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूं। हम तो केस अपना पाकिस्तान की अवाम के सामने रख रहे हैं, दूसरी सियासी जमातों के सामने रख रहे हैं। ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूं सर, ब्रेक ले लेती हूं। साथियों, आपके जो सवालात के जवाबात हैं वो लेने की कोशिश करेंगे शौकत यूसुफ साहब से। जी नज़र, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन क्या करने जा रही है, क्या इरादा है? क्या वज़ीर आज़म को घर भेजना है, हुकूमत को घर भेजना है, या पहले एक लिटरेसी टेस्ट करना है? चेयरमैन सेनेट का कार्य साहब से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले शौकत यूसुफ साहब, एमक्यूएम का जो एक मुतालबा है, आपके समझते हैं वो जायज़ मुतालबा है कि जब आप टीएलपी जैसी जमातों से मुआहदे कर रहे हैं, इवन दो टीटीपी से भी कर रहे हैं, 4th शेड्यूल से नाम भी उनके लीडर्स के हटा रहे हैं, तो एमक्यूएम को इजाज़त क्यों नहीं मिल रही कि वो भी उसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो और उनके ऑफिस भी खुले हों? देखिए, एमक्यूएम तो मेरे ख्याल से कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, सूबाई असम्बली में है, और ये जो जमातें जो अगर हथियार लेकर वो उस मुल्क के अंदर अपने मसाइल हल करने की बजाय अगर वो भी कहती हैं कि जी हम असम्बलियों में आना चाहते हैं, जमहूरी रास्ते इख्तियार करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो बेस्ट फैसला है। ये क्यों इस पे एतराज़ात हो रहे हैं? देखिए, नो, एतराज नहीं कर रहे सर, वो कह रहे हैं हमें एतराज नहीं है, वो कह रहे हैं हमारे ऑफिसेस बंद हैं। मैं उनकी कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जो हम पे तनकीद हो रही है कि जी ये टीएलपी से बात कर रहे हैं, अभी नहीं हो रही सर, अभी नहीं हो रही, लेकिन मैं नहीं तनकीद करके वक्त जाया करना चाह रही हूँ। एमक्यूएम के सवाल के जवाब दें। वो कहते हैं हमारे ऑफिसेस क्यों बंद है? देखें, वो तो जाहिर है गवर्नमेंट के साथ इनके कोई जो मायदे हुए होंगे, जिस शराइत के ऊपर इनके
ये इत्तेहादी बने हैं, वो सारी चीज़ें वो तो रिटर्न चीज़ें मौजूद हैं ना, तो उस पर कितनी पेशरफ हुई है मुझे उसका अंदाज़ा इसलिए नहीं है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, ये सिंध से है, लेकिन उस पर पेशरफ हुई होगी। और अगर जहाँ पे नहीं है कोई रुकावट है तो होनी चाहिए। देखो पॉलिटिकल लोग हैं हम, और सियासत में समझता हूँ कि सियासत में जो है ना दरवाजे खुले रखने चाहिए, किसी को भी सियासी उसमें रुकावटें नहीं डालनी चाहिए किसी। ये जो मैं समझता हूँ कि यही तो मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात का कोई रास्ता निकले। और मैंने जब बात 2018 के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए थे। नहीं, मैं शफाफ उस तरह नहीं, मैं ये कह रहा था कि हर इलेक्शन के ऊपर उंगली उठती है। आपने कहा कि उन सारे नहीं, आप अपनी राय दीजिए सर। मैं ये 2018 के इलेक्शन शफाफ हुए थे कि नहीं हुए थे? देखिए बिल्कुल हुए थे, उसमें जाहिर है जिसने देखे ये इस तरह है कि इस निज़ाम के अंदर जिसका जो बस चलता है ना वो करता है। आप देखें सिंध के अंदर जो वडेराइज्म है, पंजाब के अंदर जो लोग हैं जिनका बस चलता है वो करते हैं। लेकिन मैं ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, हम जैसे लोग नहीं कर सकते, या ये रेस्ट श्योर कि हम जैसे लोग नहीं कर सकते, ये वही लोग करते हैं जो चले आ रहे हैं। आप कह रहे हैं 2018 के इलेक्शन शफाफ हुए थे, ऐसे ही है? देखिए शफाफ हुए थे, अगर उसमें भी ये जो लोग असेंबली में पहुंचे हैं जो अपोजिशन के लोग, आप क्या समझते हैं कि सारे शफाफियत से आए? ये कौन सी शफाफियत? सारे नहीं आए, आप लोग शफाफियत से आए, वो शफाफियत से नहीं आए। वेरी गुड। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए इस निजाम के अंदर जिसका जो बस चलता है ना वो करता है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस निजाम आपका बस नहीं चला, ऑपोजिशन का बस चल गया। देखिए पीटीआई तो इसके खिलाफ है, पीटीआई तो करप्शन के खिलाफ, पीटीआई जो ऑपोजिशन है वो मैनेज करके आई है, धांधली करके आई है। लेकिन अगर as far as PTI is concerned, उनके मेंबर्स आर कंसर्न, तो वो शफाफ इंतखाबात के जरिए आए। देखिए गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का क्लेम तो ये है कि हमसे हर इलेक्शन छीना गया, हमारी जमात तोड़ी गई, बार बार हमारे साथ ये रियासती हथकंडे इस्तेमाल हुए। ये पहली दफा नहीं था। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब कह भी नहीं रहे और कह पा नहीं रहे बेसिकली कि इलेक्शन तो शफाफ कहते थे। ये अगर शफाफ था तो फिर इनको इतनी बड़ी चेंजेस लाने की क्या जरूरत है जिसमें मुशावरत भी करने को तैयार नहीं है। और अगर इनका ये है, क्लेम तो हमारा था कि धांधली हुई है, हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर मुशावरत करके इंटरनेशनल जो सारे ये पैटर्न्स हैं उनको देख के, उनके तजर्बात को देख के फैसला कीजिए। लेकिन आप सारे जो पार्लिमानी आदाब हैं उनको भी एक तरफ फेंकते हुए आप अपोजिशन को बिल्कुल दीवारों के साथ लगा के, और आपने एक ऑर्डिनेंस के जरिए सारा कानून साजी करके रख दी। ये कौन सा तरीका है भाई? ठीक है, कौन सा कल इलेक्शन होने जा रहा है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बात के खिलाफ पिटीशन ज्यादा दायर हुई थी 2018 के इलेक्शन के खिलाफ, ये तो सबके रिकॉर्ड पे मौजूद है। कितनी पिटीशन दी थी 2013 के अंदर? तो और है, उस सवाल के साथ अगर रहेंगे तो बात मुनासिब होगी। जी नादिया। अच्छा कायरा साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि अब इस वक्त क्या अपोजिशन समझती है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे राब्ते किए जाएं, और अगर उनसे आप राब्ते करते हैं तो आपका बेस क्या होगी, उसका एजेंडा क्या होगा? आप चाहते हैं कि इत्तेहादियों को आप अपनी सफ़ों में शामिल करें, और जो वसीम अख्तर साहब का मुतालबा है या MQM का मुतालबा है कि उनके ऑफिस खोले जाएं, आप लोग उसके हक में हैं क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत भी है? देखिए नादिया, पहली गुजारिश ये है कि जो बात हम महसूस कर रहे और कह रहे थे, अपोजिशन की जमातें जो सोच रही थी, हुकूमत की जमात भी वही, हुकूमत के इत्तेहादी भी उसी तरह उसको फील कर रहे थे। और अब क्योंकि अवाम के अंदर इर्ताश बहुत ज्यादा, इश्ताल बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत बेबसी हो गई है, लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, इस हुकूमत के खिलाफ बहुत गुस्सा है, और इनके इत्तेहादी जो हैं वो MKM है या वो PMLQ है, वो बार बार हुकूमत को टीवी पे आके कहते रहे, इनके मेंबरान MKM के और PMLQ के। सर आपके पास इनके इत्तेहादियों के लिए क्या ऑफर है? क्या आप ये समझते हैं कि MKM के ऑफिसेस खुलने चाहिए सिंध में या पूरे पाकिस्तान में? मैं गुजारिश कर रहा हूँ इसी पे करो। मैं कह रहा हूँ कि MKM और ये जो इस वक्त अवाम के अंदर गुस्सा, गमो गुस्सा है, उसको बिल्कुल इसकी फील कर रहे थे और कर रहे हैं। और आज अगर हुकूमत वो सारा बोझ जो अपनी नालायकियों और कमजोरियों का है वो इनको शेयर करना पड़ेगा। और मजीद ये कि जो हुकूमत हेस्ट में कानून साजी करना चाह रही है उसका भी सारा ब्लो बैक जो है वो इन पे पड़ेगा। MKM के साथ मेरे 100 इख्तलाफ होंगे, MKM के मेरे साथ 100 इख्तलाफ होंगे, लेकिन वो एक सियासी जमात है, उनका एक तजर्बा है।
मैं एक सियासी जमात हूँ, मेरा एक तजुर्बा है। ठीक है, ये जो इलेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल चाहते हैं, ये कल हमारे खिलाफ ही नहीं, एमकेएम के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। एमकेएम के खिलाफ अगर माजी में चले ठीक है। कायरा साहब, टाइम बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन वसीम अख्तर साहब, आपके लिए फिलहाल अपोजिशन के पास कोई ऑफर नहीं है, तो पुरानी तनख्वाह पे गुजारा करें। देखिए, अपोजिशन ने मायूस किया है कौम को। देखिए, ये अपोजिशन जो होती है ना, ये पैरेलल एक वो होता है। अच्छा यूसुफ सईद साहब, एक सेकंड, अपोजिशन के साथ, इत्तेहादियों के साथ राब्ता है अपोजिशन का? कायरा साहब जी, मैंने कहा हमारे राब्ते कब नहीं है, हम तो काफ लीग से भी मिलते हैं। कब नहीं है? आप तौसीक करेंगे वसीम अख्तर साहब राब्तों की? देखें, सियासी जमातें राब्ता नहीं खत्म करती हैं अपना। हमारे दोस्त हैं सारे, ठीक है, हमारे सब दोस्त हैं, पीएमएलएन में भी हैं, इनमें अपना पीपल्स पार्टी में भी दोस्त हैं सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, सईद साहब, कायरा साहब। मसला यही है कि इत्तेहादियों की ज़रूरत इस वक्त अपोजिशन को भी है और हुकूमत को उससे भी ज़्यादा है, लेकिन अब इत्तेहादियों के कोर्ट में बॉल है। अब लेट्स सी कि वो अपनी बॉल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्रोग्राम से नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।